हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज निधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम आर्ट कल्चर का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि ईयरली कंपाइलेशन है दृष्टि का, ठीक है, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर का सेकेंड पार्ट देखेंगे और इसका पीडीएफ आराम चैनल पे हमारे मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलते हैं आज के पार्ट पे। आज के न्यूज में, आज के पार्ट में कौन कौन सा न्यूज रहने वाला है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, बसावा जयंती से रिलेटेड है। बसावा जयंती से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बसावा जयंती बेसिकली नवंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ बसावेश्वरा अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ रिवर थेम्स। कहाँ पे? लंदन में इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो ये बेसिकली है क्या? बसावेश्वरा वो कर्नाटका में बॉर्न हुए थे 1131 सी में और एक इंडियन थे 12th सेंचुरी फिलोसोफर। 12th सेंचुरी में एक फिलोसोफर हुआ करते थे बसवेश्वरा और स्टेट्समैन एंड सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक है। तो इन्हीं को याद करते हुए बंती को इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ही वॉज लिंगायत सेंट एंड हिंदू शैवाइट सोशल reformer during the reign of कल्याणी चालुक्य एंड कलाचरी डायनेस्टी। लिंगायत जो थे ये एक हिंदू सेक्ट with a wide following in southern India that worships Shiva as the only deity। इसके बाद he is also known as भक्ति भंडारी, literally the treasurer of devotion। बसवेश्वरा या फिर इनको लॉर्ड बसावा के नाम से भी जाना जाता है और लॉर्ड बसावा जयंती इसीलिए मनाया गया था। कहाँ पे? लंदन में। इसके बाद इन्होंने सोशल अवेयरनेस तो फैलाई, लेकिन किसके द्वारा? पोइट्री, ठीक है। पोइट्री के थ्रू इन्होंने सोशल अवेयरनेस फैलाया लोगों में और सेवरल इंपॉर्टेंट लिंगायत वर्क्स आर क्रेडिटेड टू बसवन्ना इंक्लूडिंग वाचन सच एज शत स्थल वाचन, कला ज्ञान वाचन, मंत्र गोप्य, घटना चक्र वाचन एंड राजयोग वाचन। तो इन सब चीजों में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। इसके बाद हक्की पिक्की ट्राइब ऑफ कर्नाटका, यहां से क्या न्यूज बनती है आपके लिए? तो हक्की पिक्की ट्राइब जो है ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइबल पीपल है, सेमी नोमैडिक ट्राइबल पीपल हैं जो कि 4 क्लैंस नेमली गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ एंड पनवारा, इन 4 जो क्लान्स हैं वो हक्की पिक्की ट्राइब्स के बिलोंग करते हैं। दे स्पीक मेनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सच एज कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम along with वागरी बोली विच इज सिमिलर टू गुजराती। हक्की पिक्की, अब सीधे आएगा कि हक्की पिक्की ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो योर आंसर विल बी कर्नाटका। और इसके बाद ये जो हक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटीज हैं ये कहते हैं कि इनके एंसेस्ट्रल रिलेशन थे कहाँ? राणा प्रताप सिंह से, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया हाल ही में। तो ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को हर साल ये मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे से आपको याद रखना है कि ये जो डे है ये उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयर करने के लिए लोगों को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का थीम क्या था इस बार का? इस बार का थीम जो था वो क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट एंड डाइवर्स फ्यूचर। क्या था? कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसको आइकोमोस के नाम से भी जाना जाता है, ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो 1982 में ये स्टैब्लिश किया गया था और अप्रूव कब किया गया था? 1983 में इसको अप्रूव किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्ट ले किया जाता है फॉर स्पेशल कल्चर एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट को यूनेस्को के स्पेशल साइट में इसको इंक्लूड किया जाता है। द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज मेंटेन्ड बाय इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्टर्ड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। जो भी साइट को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है उसको एक अलग से इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा स्पेशल प्रोटेक्शन उसको दिया जाता है। तो उस कंट्री और इस कमेटी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन होता है उस जगह को, जो भी साइट इसके हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है उसको अब इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है।
अब देख लेते हैं लिंगराज टेम्पल से क्या न्यूज है। अगस्त 2020 में गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अ फेस लिफ्ट टू द टेम्पल अकिन टू इट्स प्री 350 ईयर्स स्ट्रक्चरल स्टेटस। तो ये कब बिल्ड किया गया था लिंगराज टेम्पल? तो 11th सेंचुरी एडी में ये बिल्ड किया गया था और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया जाता है, शिवा को डेडिकेटेड है एंड इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ द सिटी भुवनेश्वर। तो लिंगराज टेम्पल सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से बिलोंग करता है। इसको 11th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था, ठीक है, और लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है। इसके बाद इसको बिल्ड किसके द्वारा किया गया था? तो सोमवंशी किंग या यायाति फर्स्ट के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। इट इज बिल्ट इन रेड स्टोन एंड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे ये बेस्ड है, ये एक एग्जाम्पल है कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, और किसके द्वारा? सोमवंशी किंग यायाति फर्स्ट के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। अब टेम्पल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो टेम्पल जो है ये 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो ये रहा लिंगराज टेम्पल, इसका एक ओवरव्यू ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टेम्पल जो है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड है, गर्भगृह, याजनाशाला, भोग मंडप और नृत्यशाला। ये 4 सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। और लिंगराज जो है ये इनको रेफर क्या किया जाता है? स्वयंभू के नाम से जाना जाता है, और स्वयंभू का मतलब होता है सेल्फ ओरिजिनेटेड शिवलिंग, ठीक है। And the temple signifies the synchronization of Shaivism and Vaishnavism sects in Odisha. The presiding deity in the temple is known as Harihar, और हरि denotes the Lord Vishnu and Hara denotes the Lord Shiv, ठीक है। तो ये शिव और विष्णु दोनों को मिला के ये टेम्पल, मतलब इन दोनों के ही पिक्चर को, इन दोनों के प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है ये लिंगराज टेम्पल। जो टेम्पल है ये कौन से लेक के किनारे लोकेटेड है? तो ये बिंदु सागर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट, बिंदु सागर लेक के किनारे ये लोकेटेड है ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द टेम्पल। अब ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ बिंदु सागर इट लाइज द गार्डन ऑफ एकमरा वन। एकमरा वन जो है ये बिंदु सागर जो लेक है वहां पे एक गार्डन देखने को आपको मिलता है, एकमरा क्या वन, ठीक है। और यहाँ पे भुवनेश्वर जो है कैपिटल सिटी ऑफ ओडिशा वाज रेफर्ड एज एकरमा वन और द फॉरेस्ट ऑफ सिंगल मैंगो ट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अदर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स इन ओडिशा, ओडिशा में और इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स को देख लेते हैं। तो ये कोणार्क का सन टेम्पल, ठीक है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा और कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तारा तारिणी और उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स, ये सारे जो हैं ये आपको इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स कुछ हैं जो कि ओडिशा में देखने को मिलते हैं। महावीर जयंती, ये बेसिकली वर्धमान महावीर के डे पे मनाया गया था। कब? 24th जो महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे, हमें पता है 24th और लास्ट तीर्थंकर थे जिन्होंने सक्सीड किया था किसको? पार्श्वनाथ, जो कि 23rd तीर्थंकर थे हमारे। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, Lord Mahavira was born on 13th day of the bright half of the moon in the month of Chaitra. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये मंथ जो है मार्च अप्रैल में आपको देखने को मिलता है। यूजली ये जो है आइडल है, इसको क्या कहा जाता है? रथ यात्रा के नाम से भी जानते हैं। रिसाइटिंग स्तवन्स और जैन प्रेयर्स, स्टैचूज ऑफ लॉर्ड आर गिवन सेरेमोनियल बाथ कॉल्ड अभिषेक। सेरेमोनियल बाथ को क्या कहा जाता है? अभिषेक कहा जाता है। अब महावीर के नाम चीजें जान लेते हैं। तो ये 24th तीर्थंकर थे, हम सभी को पता है। 23rd तीर्थंकर कौन थे? ये पार्श्वनाथ थे और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि कुंडग्राम, और माँ का नाम त्रिशला था जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी, और 540 BC में वज्जी किंगडम, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे? वैशाली इन बिहार। महावीर जो थे ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो इक्ष्वाकु डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। और जो लॉर्ड महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था, विच मीन्स वन हु ग्रोज, इनका इसका मतलब था। एंड ही अबेंडेंड वर्ल्डली लाइफ एट द एज ऑफ 30 एंड अटेन कैवल्य और ओमनिशियंस एट द एज ऑफ 42। महावीर टॉट अहिंसा, ठीक है, नॉन वायलेंस, सत्य,
अस्तेय और ब्रह्मचर्य। आपको पता है अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जो था, ये वर्ड जो था, ये किसने ऐड किया था? तो ब्रह्मचर्य महावीर जी ने ही ऐड किया था। और नॉन वायलेंस, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये जो थे ये पार्श्वनाथ के द्वारा इसको किया गया था। इट इज बिलीव दैट महावीरा पास्ड अवे एंड अटेन्ड मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC। कहाँ पे? पावापुरी में, और ये राजगिर बिहार में लोकेटेड है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम, ये नेक्स्ट न्यूज है आपकी। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली विल रिप्रेजेंट द दिल्ली एंड इंडिया एट द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम। द वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम ये एस्टैब्लिश कब किया गया था और कहाँ किया गया था? तो ये लंदन में किया गया था 2012 में विद 8 cities. It has 43 participating member cities including London, Hong Kong, Amsterdam, Edinburgh, Lisbon, सैन फ्रांसिस्को, संघाई। दिल्ली जो था इस बार इसको इनवाइट किया गया, बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द मेंबर। याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम है, ये दिल्ली इसका पार्ट नहीं है। इसमें कितने सिटीज शामिल हैं? तो 8 सिटीज शामिल हैं और दिल्ली को इनवाइट किया गया है इस बार। द फोरम इनेबल्स द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द मेंबर सिटीज टू शेयर research and intelligence and explore the vital role of culture in their future prosperity. The activities of the forum are organized and delivered by BOP Consulting, a specialist consulting firm on behalf of the Greater London Authority, London's municipal government. इसके बाद जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर समिट है, ये फोरम मेंबर्स कोलैबोरेट वाया प्रोग्राम ऑफ इवेंट, यहाँ पे थीम्ड सिंपोसिया, रीजनल समिट एंड वर्कशॉप। दीज इवेंट्स फीड इनटू द एनुअल वर्ल्ड सिटीज कल्चर समिट। समिट जो है ये hosted on rotating basis by member cities to share ideas and knowledge about the role of culture as an organizing principle of the sustainable city of the future. It is attended by deputy mayor for culture and heads of culture from member cities. इस बार का जो थीम था क्या था? फ्यूचर ऑफ कल्चर। क्या था थीम? फ्यूचर ऑफ कल्चर। 2021 का थीम था वर्ल्ड सिटीज कल्चर रिपोर्ट। इसमें दिल्ली जो है वो एक पार्ट प्ले करेगा, ठीक है, एक पार्ट रहेगा रिपोर्ट का और मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल डेटा सेट ऑन कल्चर इन सिटीज। ठीक है, दिल्ली को इनवाइट किया गया है और एक पार्ट रहेगा उस रिपोर्ट का। और ये फोरम जो है ये हर 3 साल पे होता है विद डेटा एंड डिटेल्स ऑन इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स फ्रॉम सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द लास्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2018। ट्रेडिशनल न्यू ईयर फेस्टिवल्स, तो दीज फेस्टिवल्स ऑफ स्प्रिंग सीजन, ये नेक्स्ट न्यूज है हमारी। तो ये फेस्टिवल जो है ये स्प्रिंग सीजन्स में मनाया जाता है। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशनल न्यू ईयर इन इंडिया। चैत्र शुक्लादि, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर ऑफ विक्रम संवत, ऑल्सो नोन एज वैदिक कैलेंडर। विक्रम संवत जो है ये बेस्ड ऑन द डे व्हेन एम्परर विक्रमादित्य डिफीटेड साकास, इन्वेडेड उज्जैन एंड कॉल्ड अ न्यू एरा। अंडर हिज सुपरविजन एस्ट्रोनॉमर्स formed a new calendar based on the Luni solar system that is still followed in the northern region of India. It is the first day during the waxing phase of the moon in the Chaitra. Chaitra corresponds to March-April month of Gregorian calendar. गुड़ी पर्व एंड उगाड़ी, ये बेसिकली ये फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में ये 3 जगह पे गुड़ी पड़वा और उगाड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें फूड प्रिपेयर किया जाता है, एक स्पेशल टाइप का फूड जिसमें स्वीट और बिटर चीज़ों को मिक्स करके ये डिश जो है, ये फेस्टिव फूड जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। अब फेमस कॉन्कोक्शन सर्व्ड इज जैगरी, इसमें एज अ स्वीट जैगरी को और बिटर में नीम को, कॉल्ड बेवो बेला, सिग्निफाइज दैट लाइफ ब्रिंग्स बोथ हैप्पीनेस एंड सॉरोज। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। गुड़ी इज अ डॉल prepared in Maharashtrian homes. A bamboo stick is adorned with green or red brocade to make the gudi. This gudi is placed prominently in the house or outside a window or door for all to see. For Ugadi, doors in homes are adorned with mango leaf decorations called
तोरा नालू और तोराना इन कन्नड़। फिर चेदी और चांद, चेती चांद सिंधीज इसको सेलिब्रेट करते हैं। कब? बेसिकली चैत्र मंथ में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस डे को कॉमेमोरेट क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक सेंट थे जो सिंधीज लोगों के सेंट थे, जिनका क्या नाम था? झूले लाल, ठीक है, या इनका दूसरा नाम है उदेरोला, ठीक है। तो इस डे को कॉमेमोरेट किया जाता है क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी तब। और नेवरे, ये नेक्स्ट जो वो है, ये एक लूनार न्यू ईयर है दैट इज सेलिब्रेटेड इन कश्मीर। क्या नाम है? नावरे। क्या नाम है? नावरे। नावरे। और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि नावरे जो है ये बेसिकली कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। और यह एक संस्कृत वर्ड है नव वर्षा, फ्रॉम वेयर द वर्ड नवरे हैज बीन डिराइव्ड। संस्कृत वर्ड से ये नवरेह लिया गया है। इट फॉल्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि। फिर इसके बाद आ जाते हैं वैशाखी। इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज वैशाखी, ऑब्जर्व्ड बाई हिंदूज एंड सिख्स। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ हिंदू सोलर न्यू ईयर। इट कमेमोरेट्स द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ ऑफ वॉरियर्स अंडर गुरु गोविंद सिंह इन 1699। फिर आ जाते हैं विशु फेस्टिवल पे। ये एक हिंदू फेस्टिवल है। कब से कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन स्टेट ऑफ केरला, तुलुनाडु रीजन इन कर्नाटका, माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, नेबरिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु एंड देयर डायस्पोरा कम्युनिटीज। तो विशु जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है, ये इन सब जगहों पे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर पुथांदू, ये जो है ये एक तमिल न्यू ईयर है और इसको फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में तमिल कैलेंडर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ फेस्टिवल। और फेस्टिवल डेट जो है इज सेट विद द सोलर साइकिल ऑफ द लून सोलर हिंदू कैलेंडर एज द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ चिथिराई। It therefore falls on about 14th April every year on Gregorian calendar। फिर आ जाते हैं बोहाग बिहू। आप सभी को पता है कि ये बेसिकली जो बिहू फेस्टिवल है ये आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आएगा बिहू फेस्टिवल मेनली आसाम में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है। और ये आसामीज का न्यू ईयर का बिगिनिंग होता है, तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है और सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में ये फॉल करता है। लोसुंग फेस्टिवल जो है इसको नामसुंग फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है और ये सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये फार्मर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है टू रिजॉइस एंड सेलिब्रेट देयर हार्वेस्ट। और ये बेसिकली कौन से मंथ में? दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद हरिद्वार कुंभ मेला, आप सभी को पता है कि ये हर 11 ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है और मतलब 11 ईयर के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है बिफोर द स्पेसिफिक ऑस्पिशियस डेट। और इसके बाद कुंभ मेला जो है ये यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है कुंभ मेला को। इट टेक्स प्लेस ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर इन नासिक, शिप्रा रिवर इन उज्जैन एंड गंगा इन हरिद्वार एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती रिवर इन प्रयाग। तो इन जगहों पे क्या मनाया जाता है? कुंभ मेला लगता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021, ये बेसिकली थर्ड और फाइनल लेग ऑफ 11th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021। ये कहाँ पे बेसिकली मनाया गया? तो मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में इसको मनाया गया। और ये बेसिकली किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शोकेसिंग फोक एंड ट्राइबल आर्ट, डांस, म्यूजिक, cuisines and culture of one state and other states, reinforcing in cherished goal of एक भारत श्रेष्ठ भारत के उसमें आपको राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 देखा जाता है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 किसके द्वारा मनाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा मनाया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये किसको इस बार दिया गया? तो साहित्य अकादमी अवार्ड नॉवेल उड़िया, ठीक है, 2014 में ये पब्लिश किया गया था। तो ये नंदा खरे को सबसे पहली बार दिया गया था, लेकिन इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इसको साहित्य अकादमी अवार्ड को 2014 में लेने से। साहित्य अकादमी अवार्ड एस्टैब्लिश्ड इन 1954 इज अ लिटरेरी ऑनर दैट इज कन्फर्ड एनुअली बाय साहित्य अकादमी इंडियाज नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। अकेडमी जो थे ये 24 अवार्ड्स एनुअली देते हैं टू द लिटरेरी वर्क बिसाइड्स द 22 लैंग्वेजेस एन्यूमरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
ये बेसिकली तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है, तो ये 24 लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिलता है। एनुअली ये 24 प्राइजेस मतलब देते हैं, हर लैंग्वेज में किन्होंने उस लैंग्वेज के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम किया है उसमें उनको प्राइज दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ज्ञानपीठ अवार्ड। सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर कौन अवार्ड है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड है, और सेकेंड साहित्य अकादमी अवार्ड है। ऑथर मस्ट बी ऑफ इंडियन नेशनैलिटी, तो इसमें बेसिकली इंडियंस को ही ये पुरस्कार जो है ये अवार्ड दिया जाता है। मराठी नोबल उड़िया is a futuristic account of possible scenarios emerging as a consequence of the current capitalistic and machine driven human life। तो उड़िया के लिए सबसे पहले 2014 में इसको दिया गया था, और मतलब ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने इसको रिफ्यूज कर दिया था इस अवार्ड को लेने से। ठीक है, तो यहाँ से ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यूनेस्को जो ने डिक्लेयर किया कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाएगा। कब? 1999 में इसको डिक्लेयर किया गया टू प्रमोट मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। इट हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 2000, मतलब इसको डिक्लेयर 1999 में किया गया था और इसको सेलिब्रेट कब से किया गया? 2000 से किया गया। द थीम ऑफ 2021 इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का क्या था? फॉस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। क्या है? fostering multilingualism for inclusion in education and society, recognizes that languages and multilingualism can advance inclusion and SDGs focus on leaving no one behind. The day also commemorates a long struggle by Bangladesh to protect its mother language Bangla. Efforts for protection of languages, तो basically UN ने 2022 से 2032 को एक इंडिजीनियस लैंग्वेज इंटरनेशनल डेकेड घोषित कर दिया है। तो 2022 से 2032 एक डेकेड ही घोषित कर दिया है, किसने? यूएन ने, एज अ इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया 2019 में एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। इसके प्रोटेक्शन में, लैंग्वेजेस के प्रोटेक्शन में क्या क्या एफर्ट किए गए हैं, तो ये हम बेसिकली देख रहे हैं। तो यूएन ने 2022 से 2032 को इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के रूप में इसको घोषित किया। इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2019 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस के रूप में इसको प्रोक्लेम किया। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिकमेंड्स मदर टंग, vernacular or regional languages as the medium of instruction as far as possible at least till class 5। आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये चीजें लिखी हुई हैं कि लोकल लैंग्वेज या फिर इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा, और एजुकेशन जो होगा वो मीडियम जो होगा ये एजुकेशन का वो बेसिकली रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पे या मदर टंग के बेसिस पे किया जाएगा। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन जो है वो थ्रू नेशनल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर, अंडर विच द टेक्स्ट बुक्स ऑफ वेरियस सब्जेक्ट प्रेस्क्राइब्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर बीइंग ट्रांसलेटेड इन ऑल लैंग्वेजेस ऑफ द 8th शेड्यूल। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस स्कीम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड लैंग्वेजेस। तो ये कुछ प्रोटेक्शंस हैं, एफर्ट्स हैं किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद गुरु नानक जयंती, आपको पता है कि ये सैक्रेड फेस्टिवल है किसका? सिख लोगों का, और इसको कमेमोरेट करने के लिए गुरु नानक देव को बर्थ एनिवर्सरी के उसमें कमेमोरेट करने के लिए इसको मनाया जा रहा है इस दिन। कब? बेसिकली 30th नवंबर 2020 को इसको सेलिब्रेट किया गया, और इस बार भी सेलिब्रेट किया जाएगा। तो 30th नवंबर 2020 को गुरु नानक जयंती के रूप में इसको सेलिब्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बेसिकली कब लॉन्च हुआ था? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये आपका 2015 में लॉन्च किया गया टू प्रमोट एंगेजमेंट अमंगस्ट पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स यूटीज टू एनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन द पीपल ऑफ डाइवर्स कल्चर, thereby securing stronger unity and integrity of India. It is an initiative of the Ministry of Education। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है ये इनिशिएटिव बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लिया गया। और बेसिकली यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन है, ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, तो ये बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान जी के अंडर में आती है, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जिनके अंदर में हुआ करती थी, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जोनल कल्चरल सेंटर, ये बेसिकली सेंटर जो है ये बनाए गए हैं, क्यों, जिससे कि स्ट्रेंथन कर सकें एंशियंट रूट ऑफ इंडियन कल्चर को और नेशनल कल्चर को बढ़ावा दे सकें। बेसिकली इसमें 7 जोनल कल्चरल सेंटर बनाया गया है इंडिया में, और ये जोनल कल्चरल सेंटर जो हैं ये वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज को और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे ऑल ओवर द कंट्री ऑन अ रेगुलर बेसिस। अदर स्कीम्स ऑफ जोनल कल्चरल सेंटर, क्या क्या और करना है इनको, और सारे स्कीम्स इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, तो ये अवार्ड टू यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट, गुरु शिष्य परंपरा, थिएटर रेजुवेनेशन, शिल्प ग्राम, ऑक्टेव एंड नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। और इसके बाद फिर विजयनगर किंग कृष्णदेव राय। आफ्टर फर्स्ट एवर एपिग्राफिकल रेफरेंस टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय, आप सभी को पता है कि विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टीज हुआ करती थी। कौन कौन सी? हरिहर बुक्का, सलवा, तुलवा, ये सारी जो डायनेस्टीज थी वो आपको इसमें देखने को मिलती थी। बेसिकली 4 डायनेस्टीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो विजयनगर में कृष्णदेव राय जो थे वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस एम्पायर में। तो इन्होंने जो ये डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का, ये यहाँ पे एपिग्राफिकल रेफरेंस जो कि कृष्णदेव राय से रिलेटेड है यहाँ पे डिस्कवर किए गए। नॉर्मली द डेथ ऑफ किंग वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द इंस्क्रिप्शन। फाइंडिंग्स क्या क्या इसमें मिले? एज पर द इंस्क्रिप्शन रिटन इन द कन्नड़, कृष्णदेव राय, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ इंडिया हु रूल्ड from south, died on 17th October 1529. Inscription is engraved on a slab kept on the north side of गोपाल कृष्ण टेम्पल। तो बेसिकली ये भी पूछा जा सकता है कि कृष्णदेव राय का जो इंस्क्रिप्शन है या उनसे रिलेटेड चीजें हैं वो कौन से इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलती हैं, कौन से टेम्पल में? तो ये गोपाल कृष्ण टेम्पल कहाँ पे है? तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट। और ये बेसिकली कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ये कहाँ पे? कर्नाटका में आपको देखने को मिलता है। कृष्णदेव राय जो थे वो कौन से डायनेस्टी के थे? तो तुलवा डायनेस्टी से ये बिलोंग करते थे और एम्पायर इनका 1509 से 1529 एडी तक चला था। और ये यहाँ पे एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन इनके रूल में, इनके टाइम में एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा हुआ था। एंड ही इज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग सम फाइन टेम्पल्स एंड एडिंग impressive gopuram to many important South Indian temples. He also founded suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after his mother. ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। विजयनगर एम्पायर को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है और जो एम्पायर था 1336 में बाय हरिहर एंड बुक्का इनके द्वारा फाउंड किया गया था। कौन से? संगम डायनेस्टी में। हरिहर और बुक्का कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये संगम डायनेस्टी के थे और इन्होंने हम्पी को कैपिटल बनाया था विजयनगर एम्पायर का। 1986 में हम्पी वॉज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। बहुत इंपॉर्टेंट। तो विजयनगर एम्पायर में हम्पी जो है इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो 1986 में इसको शामिल किया गया। बेसिकली ये रिवर कृष्णा के पास में देखने को मिलता है इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिनसुला। इसका जो एक्सपेंशन है ये कहाँ से है? रिवर कृष्णा से एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला तक आपको देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर जो था डायनेस्टीज उसकी कौन कौन सी थी? मैंने बताया था आपको, संगम, सलवा, तुलवा और अराविडु। ठीक है, चौथी डायनेस्टी जो थी अराविडु थी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो एंशियंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फाउंड इन झारखंड। झारखंड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फाउंड की गई जो कि 900 ईयर्स ओल्ड थी। और ये कहाँ पे पाई गई आपको देखने को मिली? तो ये एक विलेज है जुलजुल पहाड़ ऑफ सीतागढ़ी हिल, झारखंड। ठीक है, इसके नियर एक विलेज है, वहां पे आपको ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री आपको देखने को मिली। अब यहाँ पे बेसिकली ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये 4 स्टैचू ऑफ डाइटी तारा इन वरद मुद्र, जेस्चर ऑफ हैंड शोइंग डिस्पेंसिंग ऑफ वूंड्स, नागरी स्क्रिप्ट ऑफ तारा स्टैचू। इसके बाद 6 स्टैचू ऑफ बुद्धा इन भूमि पर्श मुद्रा। यहाँ से इन सब चीजों की फाइंडिंग्स यहाँ पे मिली। इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये बेसिकली यहाँ पे चादर ऑफर किया गया। कहाँ पे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में यहाँ पे एक चादर ऑफर किया गया
ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ पे, अजमेर शरीफ दरगाह ऑफ सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और यहाँ पे जो अजमेर, ये बेसिकली अजमेर में देखने को मिलता है। तो अजमेर में उर्स फेस्टिवल मनाया जाता है, उर्स फेस्टिवल, जो कि कहाँ पे, अजमेर राजस्थान में लोकेटेड है। ऑन द, ये किसके याद में मनाया जाता है, तो ये डेथ एनिवर्सरी किसकी है, सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती। तो उर्स फेस्टिवल जो है वो कॉमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ सूफी सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफिज्म जो है ये एक मिस्टिकल फॉर्म ऑफ इस्लाम है, a school of practice that focuses the spiritual search of God and shuns materialism। ठीक है, तो यहां से आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके बाद गुरु रविदास जयंती मनाई गई थी। कब मनाई गई थी, 27 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया था। और ये बेसिकली गुरु रविदास जयंती जो है ये माघ पूर्णिमा के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 14th सेंचुरी में एक सेंट थे और रिफॉर्मर थे, कहाँ के, भक्ति movement in North India। ठीक है, he gained prominence due to his belief in one God and his unbiased religious poems. He dedicated his whole life to the abolition of caste system and openly despised the notion of Brahmanical society। इन्होंने जो dominating Brahmanical society थी उसको भी स्ट्रांगली ओपोज किया और कास्ट सिस्टम को भी इन्होंने अबॉलिश करने की कोशिश करी। भक्ति मूवमेंट जो था वो, जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो तमिलनाडु से हुआ था, तमिलनाडु से, और 7th to 9th सेंचुरी में ये देखने को आपको मिला था। इट वॉज रिफ्लेक्टेड इन द इमोशनल पोएम्स ऑफ नयनार्स, डिवोटीज ऑफ शिवा, एंड अलवर्स, डिवोटीज ऑफ विष्णु। तो यहाँ से सीधे क्वेश्चंस भी आते हैं कि डिवोटीज ऑफ शिवा को क्या बोला जाता है, तो नयनार्स, और डिवोटीज ऑफ विष्णु को क्या बोला जाता है, तो अलवर्स बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं। तो थोल पवक्कुथु जो ये है एक शैडो लेदर पपेट है केरला के फेमस टेम्पल आर्ट का। ठीक है, जो कि एनिमेट किया गया था किसके द्वारा, रोबोट के द्वारा। इट इज अ ट्रेडिशनल टेम्पल आर्ट। बेसिकली ये कहाँ का है, तो ये केरला का है, नाम से ही पता चल रहा है। और ये कहाँ पे, पलक्कड़ और नेबरिंग रीजन में आपको देखने को मिलता है। ये एक रिचुअल आर्ट है। कहाँ, एनुअल फेस्टिवल काली टेम्पल ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो काली टेम्पल पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। और ये रिचुअल आर्ट यहीं पे परफॉर्म किया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज निजल खुट्टू एंड ओला खुट्टू। द थीम ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन कंबा रामायण, तमिल वर्जन ऑफ एपिक। इसके बाद ये यहाँ से आपको ये चीजें याद रखनी है। फिर पंडित भीमसेन जोशी जयंती, ये कब देखने को आपको मिला था, तो बेसिकली ये 4 फेब 1920 को इनका जो जन्म हुआ था उसी के कमेमोरेशन में इसको मनाया जाता है। और कब मनाया गया, तो ये 4 फेब को मनाया गया। और इन्होंने ये भारत रत्न भी रिसीव किया हुआ था 2008 में। ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज फेमस रागाज इंक्लूडिंग शुद्ध, कल्याण, मियाँ की तोड़ी, पुरिया, धनश्री एंड मुल्तानी। और ये बेसिकली किराना घराना से बिलोंग करते थे। किराना घराना जो था ये कहाँ से इसका नेम मिला था, तो स्मॉल टाउन कॉल्ड किराना, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किराना स्मॉल टाउन किराना से यहाँ पे इनका ये नाम पड़ा था। ठीक है, और ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था, तो उस्ताद अब्दुल करीम खान के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। ही बिलोंग टू द स्कूल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। इसके बाद 24th हुनर हाट मनाया गया था। कहाँ पे, 24th हुनर हाट आपको लखनऊ में देखने को मिला था, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सिटी में। तो ये कब देखने को मिला था, 22 जनवरी से 4 फरवरी तक ये सेलिब्रेट किया गया था। और इसका थीम क्या था, वोकल फॉर लोकल। हुनर हाट जो था ये एग्जीबिशन था किसके लिए, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो कि आर्टिसंस के द्वारा इसको, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा ये एग्जीबिशन लगाया गया था हुनर हाट में। और ये बेसिकली ये हुनर हाट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है अंडर उस्ताद। दैट इज, इसका सीधे फुल फॉर्म आ सकता है, दैट इज अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। तो उस्ताद जो है ये प्रमोट करता है और प्रिजर्व करता है रिच हेरिटेज को, किसके, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स को प्रिजर्व करने का काम करता है। यही इसका मेन लक्ष्य है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने कुछ और करंट अफेयर्स पे। श्री नारायण गुरु ये जो थे ये बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
इन्होंने लॉन्च किया नॉट मेनी बट वन, एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पोएम ऑफ श्री नारायण गुरुदेव। इनका एक पोएम था, क्या था, नॉट मेनी बट वंस। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया। श्री नारायण गुरुदेव गुरु जो थे, ये 22 अगस्त को 1856 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरला में। और ये बेसिकली ही गेव फेमस स्लोगन वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल। इसीलिए ये जो डे था, ये श्री नारायण गुरु, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। जलीकट्टू, जलीकट्टू बेसिकली 2000 ईयर ओल्ड क्या है, ये एक फेस्टिवल है या फिर कह लीजिए एक कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स है, एज वेल एज इवेंट टू ऑनर बुल ओनर्स हु रेयर देम फॉर मेटिंग। इसमें बेसिकली ये कोर्ट में भी ये जलीकट्टू वाला वो गया हुआ था, लेकिन इसको फिर से ऐसे लागू कर दिया गया क्योंकि ये यहाँ का इनका ट्रेडिशन है अपना खुद का। तो ये बेसिकली वायलेंट स्पोर्ट्स माना जाता है। और यहाँ पे जो कंटेस्टेंट हैं, ट्राई टू टेम अ बुल फॉर अ प्राइज। ठीक है, बुल से ये लोग लड़ते हैं और अगर ये फेल हो जाते हैं उसमें, तो इसमें बुल ओनर जो होता है वो प्राइज विन करता है। ठीक है, और ये बेसिकली पॉपुलर कहाँ है? मदुराई में, तिरुचिरापल्ली में, थेनी में, पुडुकोट्टाई में और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, नोन एज जलीकट्टू। ठीक है, तो जलीकट्टू जो फेस्टिवल है ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में आएगा, तो ये बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करता है। Legal positions on Jallikattu, state government has legalized these events which have been challenged in the court। 2018 में मैंने बताया था आपको कि इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में, जिसमें कहा गया था कि इसमें लोगों की जान जाती है और ये एक वायलेंट स्पोर्ट्स के रूप में देखा जाता है और इसमें बहुत लोगों की जान जाती है बुल के द्वारा। तो इसको इसीलिए इसको कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, बट इसको स्टेट ने फिर से लागू कर दिया। कर्नाटका, इन्होंने फिर इसको लॉ पास किया सिमिलर इस स्पोर्ट्स को सेव करने के लिए, और सारे स्टेट्स में। गवी, नेक्स्ट जो हमारा स्पोर्ट्स है, नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर्स है वो क्या है? गवी गंधेश्वरा टेम्पल। गवी गंधेश्वरा टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो बेसिकली ये बेंगलुरु में लोकेटेड है, कर्नाटका के बेंगलुरु में। और टेम्पल जो है ये गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल। तो न्यूज क्या है? न्यूज देख लेते हैं। गावी गंगाधरेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बेसिकली बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। और ये जो नाम है वो बेसिकली टोपोग्राफिकल फीचर और मिथोलॉजी, गावी मतलब केव होता है और गंगाधरेश्वर का मतलब शिव होता है, मीन्स लॉर्ड शिवा हु अडोन्स द गंगा। और इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन बिल्ट बाय केम्पेगौड़ा इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। आपको पता है कि जो बेंगलुरु के संस्थापक हैं, बेंगलुरु को जिसने एस्टैब्लिश किया है उनका नाम है केम्पेगौड़ा। उन्हीं के द्वारा ये टेम्पल भी क्या किया गया था? बिल्ड किया गया था। और ये जो है ये बेसिकली शिव को गंगा इनकी जटाओं में, आपको पता है कि गंगा इनकी जटाओं में वो लोकेटेड रहती हैं, तो इसको इसी फॉर्म में दर्शाने के लिए टेम्पल का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इसमें आर्किटेक्चर फीचर्स देख लेते हैं कुछ। तो ये बेसिकली विजयनगर स्टाइल में इसको बनाया गया है और ये यहाँ पे सेलेशियल यूनिक सेलेशियल्स जो हैं ये ओरिएंटेड रॉक कट आर्किटेक्चर ड्यू टू विच सूर्य मज्जन occurs on Sankranti every year. Every year on Makar Sankranti, the sun rays falls on Shivling located in the cave, making it shine for 10 minutes. तो बेसिकली यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन इनके जो मतलब जो शिवलिंग है यहाँ पे, उनके पे सन का जो रेज होता है डायरेक्टली फॉल करता है, जिससे कि 10 मिनट्स के लिए वो जो शिवलिंग है वो शाइन करते हैं। इन द फोर कोर्ट स्टैंड्स टू मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, ये कुछ यहाँ के फीचर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वन वर्ड के लिए अगर आपको देखा जाए तो गवी गंगाधरेश्वर टेम्पल जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये बेसिकली बेंगलुरु में लोकेटेड है। कहाँ? कर्नाटका के। थिरुवल्लुवर डे, थिरुवल्लुवर डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये 15 जनवरी को 2021 को ऑब्जर्व किया गया और ये तमिल पोएट थे तिरुवल्लुवर, और इनके ही कॉमेमोरेशन में इसको सेलिब्रेट किया गया। और इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो 17 to 18 मई 1935 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। तो इसको याद रखना है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट
करंट अफेयर्स पे पराक्रम दिवस। तो यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व सुभाष चंद्र बोस जयंती एज द पराक्रम दिवस ऑन 23rd of January। 23rd of January को इनका बर्थ होता है सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उसी के कमेमोरेशन में, उन्हीं के कमेमोरेशन में पराक्रम दिवस का जो ये जो डे है इसको सेलिब्रेट ऑब्जर्व किया गया। A high level committee headed by Prime Minister has also been formed to plan year round programming to mark the anniversary of Bose। The government of India has also instituted Subhash Chandra Bose Apada Prabandhan Puraskar to recognize the excellent work done by individuals and institutions in the field of disaster management। ठीक है, तो ये सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है कौन सी फील्ड में दिया जाता है, तो ये बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में दिया जाता है। आप सभी को पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23rd of January 1897 में हुआ था। कहाँ? कटक, उड़ीसा में। और यहीं पे इन्होंने स्वराज के लिए मांग की थी, आप सभी को पता है, जिसको मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट के द्वारा अपोज किया गया था और जिन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ठीक है, और ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन सॉल्ट सत्याग्रह of 1930 and vehemently opposed the suspensions of civil disobedience movement and signing of the Gandhi-Irwin Pact in 1931. Bose won the Congress presidential election at Haripura in 1938. Again, in 1939 at Tripuri, he won the presidential elections against Gandhi's candidate Pattabi Sitaramaiah। तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। फिर इंडियन नेशनल आर्मी ये कब देखने को आपको मिला? ये बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी के बेसिकली एक हेड रह चुके हैं। इंडियन नेशनल आर्मी इन्होंने बनाया था और आज़ाद हिंद गवर्नमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी इन दोनों को का फॉर्मेशन जो है, और इन्होंने एक फेमस लाइन बोली थी। क्या थी? फेमस वर्ड बोला था, दिल्ली चलो। तो ये दिल्ली चलो जो है ये किसके द्वारा बोला गया था? तो सुभाष चंद्र जी के द्वारा बोला गया था, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट सीरीज आप तक पहुंच जाए। इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू।